इसमें क्या चीज़ होती है, दिख रहा है ना इसमें, ठीक है। एक चीज़ सुनो, इस पर कल वाला सही कर लेना। जब मंद गति न्यूट्रॉन से आघात करते हैं ना यूरेनियम के नाभिक पर, देखो इसमें जब भी बात करेंगे रेडियोएक्टिविटी में, नाभिक किस मतलब है, यानी कि प्रोटॉन और किस मतलब है, न्यूट्रॉन से। ये इसी को छेड़छाड़ करते डायरेक्ट इसी पर। इससे पहले एटॉमिक पढ़े थे, दोनों सूत्र रहता था बीच में, इसको कोना मतलब रह जाता है, कोना मतलब खाली चर्चा किसका किए थे, अब किसका चर्चा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इसमें, समझ रहे हो ना। अब इसका चर्चा है। तो इसमें क्या था, जब मंद गति न्यूट्रॉन, ये हम पढ़ा रहे हैं चेन रिएक्शन, ये क्या है, चेन अभिक्रिया है। अब कुछ फैक्ट्स और जोड़ेंगे, मैंने लाया है खोज करके। तो चेन रिएक्शन में न्यूट्रॉन द्वारा शुरू की जाती है, ठीक है। ये न्यूट्रॉन कौन होते हैं, जब न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर होंगे ना, वो न्यूट्रॉन अटैक करवाए हैं मंद गति न्यूट्रॉन, वेग उतना अधिक नहीं है। और उस पर किसका अटैक करवाए हैं, न्यूट्रॉन का अटैक करवाए हैं, यूरेनियम के नाभिक पर अटैक करवाए, U-235 के नाभिक पर। अब देखो यहाँ से क्या होती है, जब न्यूट्रॉन को अटैक करवाया जाता है मंद गति चेन रिएक्शन, समझो इसमें 2-4 बात और आज हम ऐड करेंगे। चेन रिएक्शन, कल रात में भोजन नहीं गर्म किए थे, नमक देते ज़्यादा, जिस दिन ऐसा होगा ना उस दिन गलती कर देते हैं पढ़ाने में। श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया है ना। श्रृंखला अभिक्रिया में देखो क्या होती है, यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235 है, इस पर आघात करेंगे किससे, मंद गति न्यूट्रॉन से। मंद गति न्यूट्रॉन का आघात कराएंगे। मैंने कहा था कि यूरेनियम 3 पार्ट में टूटता है, यूरेनियम 3 पार्ट में टूटता है। इससे एक न्यूट्रॉन मारेंगे ना यूरेनियम पर, इससे 3 न्यूट्रॉन निकलता है। क्या कहा मैंने, एक न्यूट्रॉन मारेंगे यूरेनियम पर, क्या न्यूट्रॉन निकलेगा इससे, 3 न्यूट्रॉन। 3 पार्ट में टूटता नहीं है, ये न्यूट्रॉन तोड़ता उसको है, ऐसे कहो। यूरेनियम खुद नहीं टूटता है, यूरेनियम को तोड़ता है। जैसे तू एगो रसगुल्ला फेंकेगा तो हर से 3 रसगुल्ला बाहर निकले, ऐसे समझो, ऐसे कुछ समझ के चलो, समझ रहे हो ना। एक न्यूट्रॉन हम फेंकेंगे यूरेनियम पर, तो यूरेनियम से क्या न्यूट्रॉन निकलेगा, 3 को निकलेगा। अब बताओ इस यूरेनियम से, अब अच्छा ई टूटेगा। मैंने कहा कि चेन रिएक्शन में क्या होती है, जैसे कि ब्रस्ट करेगा, ब्लास्ट करेंगे यूरेनियम, तो यूरेनियम ब्रेक करेंगे, टूटेंगे। 2 पार्ट में टूटते हैं यूरेनियम, क्या पार्ट टूटेंगे, 2 पार्ट टूटते हैं। जैसे बिस्मथ, सुनो ना थोड़ा सा 12th का पढ़ाई देते हैं, क्रिप्टन, बिस्मथ और कौन चीज, क्रिप्टन, बिस्मथ और क्रिप्टन, है ना, ये वाला बात होती है। यानी कि यूरेनियम को जब मंद गति न्यूट्रॉन से जब आघात यूरेनियम पर करवाते हैं, यूरेनियम नाभिक पर, तो उससे 2 भाग में विखंडन, नाभिक के विखंडन हो रहा है ये, तो 2 टुकड़ा में बढ़ते हैं, एक बिस्मथ और न्यूट्रॉन, क्रिप्टन में बढ़ जाते हैं ये हैं। लेकिन इससे निकलते हैं 3 न्यूट्रॉन, उल्टा पुल्टा बंद हो जाता है इसमें। यूरेनियम पर जब मंद गति न्यूट्रॉन से आघात करवाते हैं, यूरेनियम 2 पार्ट में टूट जाते हैं, बिस्मथ और क्रिप्टन में, और इससे 3 न्यूट्रॉन फिर निकलते हैं। एक न्यूट्रॉन ये हो गया, दूसरा न्यूट्रॉन ये हो गया, और तीसरा न्यूट्रॉन ये हो गया। क्या न्यूट्रॉन निकलेंगे इससे, 3 न्यूट्रॉन। अब फिर ये, इसको बिस्मथ को यहाँ लिखो, बगल में लिखो बिस्मथ को, है ना। अब ये बिस्मथ निकले, अब फिर इस बिस्मथ पर आघात होंगे, इसी प्रकार से होंगे। तो हम लोग समझने के लिए तो बिस्मथ जान रहे हो, लेकिन बिस्मथ इससे निकलेंगे, फिर जो बचे होंगे यूरेनियम शेष पार्ट, यानी कि जब तक नष्ट नहीं होगा पूरा तब तक ये काम होते रहेंगे। यूरेनियम पर मंद गति न्यूट्रॉन से आघात करवाए, 3 न्यूट्रॉन निकला, अब फिर ये जो 3 न्यूट्रॉन है, फिर ये यूरेनियम 235 पर आघात करेंगे। किस पर आघात करेंगे, यूरेनियम 235 पर आघात कराएंगे। यूरेनियम 235 पर क्या करेंगे, आघात करेंगे। और फिर यहाँ से बिस्मथ क्रिप्टन निकलेंगे इससे, और फिर इससे 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। इससे फिर क्या न्यूट्रॉन निकलेगा, 3 न्यूट्रॉन निकलेगा इससे। फिर इससे कितने न्यूट्रॉन निकलेगा, 3 न्यूट्रॉन। थोड़ा सा कल मिस्टेक हो गया था, बाद बाकी सब बात सही थे। सुनो एक बार, और बिस्मथ क्रिप्टन बनेंगे यहाँ से। सर बिस्मथ BI होता है, बेरियम, बेरियम होता है बिस्मथ, हम कह रहे हैं बेरियम, बेरियम होता है ना। और क्रिप्टन देखो यहाँ से, सुनना एक चीज़ ध्यान से फिर से यहाँ से। हालांकि इस तुमको पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने बताया, मिस्टेक हुआ इसीलिए मैंने फिर से बता दिया इसको। मंद गति कौन है, न्यूट्रॉन, मंद गति सॉरी यूरेनियम है। इस पर किसका आघात करेंगे, मंद गति, क्या न्यूट्रॉन निकलेगा,
3 गो। अब बचा हुआ जो है फिर आघात करेगा न्यूट्रॉन किस पर? क्या न्यूट्रॉन निकलेगा? 3-3 का क्रम चलता है, इसलिए चेन रिएक्शन को कहा जाता है। ये 3-3 का क्रम क्या होते हैं? एक फेंका न्यूट्रॉन यूरेनियम पर, 3 निकलेगा न्यूट्रॉन, और फिर वो 3 किस पर आघात करेगा? 3 गो पर, और फिर 3 निकलेगा 3 गो से, यानी कि 3 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81। इस प्रकार से 81 तिया 254 होता है। ऐसे करके 3-3 के मल्टीपल में क्या होते हैं? वो भागते जाते हैं, समझे हो? ये भांज होती है। तो जै बार यूरेनियम पर आघात होगा, यूरेनियम टूटेंगे, तो तै बार बी और के आर निकलेगा। बी और क्या होंगे? के आर निकलेंगे इस प्रकार से। और ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, मतलब इसको कंट्रोल हम लोग अभी नहीं किए हैं। चेन रिएक्शन क्या होती है? अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इसका पूरा नाम क्या होगा? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब बोलो, क्लियर हुआ सबको? यूरेनियम पर किसका आघात कराएंगे? न्यूट्रॉन। क्या न्यूट्रॉन निकलेगा? वो फिर तीनों किस पर आघात करेगा? यूरेनियम पर, फिर उसे 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। ऐसी यही प्रकार से क्या होती है, यानी कि न्यूट्रॉन धीरे धीरे अपने आप क्या हो रही है? एगो तू फेंका देखा बस कितने निकलेगा। अब बम में यही बात होती है, परमाणु बम में यही बात होती है। परमाणु बम में तू फेंकेगा 1 निकलेगा खूब अधिक। और जब उसी को इस अभिक्रिया कंट्रोल कर लेते हो, इस जब चेन रिएक्शन कंट्रोल कर लेंगे, किसकी मदद से? कल जो पढ़ाए थे उसकी मदद से, कंट्रोलर की मदद से कंट्रोल कर लेंगे। मंद न्यूट्रॉन के गति को रोक देंगे। देखिए धीरे धीरे मंद गति न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन कितने अधिक फास्ट गति कर रहे हैं न्यूट्रॉन, देख रहे हो ना? धीरे धीरे भागेगा, गति कर रहा है ना, इस गति को रोक देंगे। मॉडरेटर यूज करके, मंदक यूज करके न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेंगे, कैडमियम या बोरॉन का छड़ लेकर के, तो आगे नहीं भागेगा। और तब उसका ऊर्जा जो बनेंगे, उससे उस ऊर्जा का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। उस ऊर्जा का उपयोग कहाँ करेंगे? और उससे बिजली बनाते हैं। उस ऊर्जा से क्या बना लेंगे हम लोग? बिजली बना लेंगे। बोलो, क्लियर हुआ? समझ में आ गया ना? ठीक, प्रैक्टिस करने काफ़ी दिन हो चुका होगा, इसीलिए यहाँ तक समझ में आ गया ना? अपना वो काम करें, हम लोग अपना काम करते हैं, है ना? दूसरे से क्या मतलब है? क्या इतना सब क्लियर हुआ? कोई ना काम देगा, हम भी काम नहीं देंगे, तो ये भी काम नहीं देगा तुमको, यही सिर्फ काम देगा। कौन काम देगा? करिया अक्षर। सब साथ छोड़ सकता है, शरीर साथ छोड़ देगा, दोस्त, अच्छे आदमी, रिश्तेदार सब छोड़ देंगे, साथ टीचर भी साथ छोड़ देंगे, लेकिन करिया अक्षर कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। तू बढ़िया कर्म करो, खराब कर्म करो, तुम्हारे पास ही रहेगा। सबसे अच्छा दोस्त व्यक्ति कौन होता है? किताब। यदि किसी से पूछा जाए विद्यार्थी का सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? किताब। और उसके बाद टीचर, दूसरा तीसरा कोई नहीं है। टीचर तलाक नहीं छोड़ते, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बताया। कोई छोड़ देंगे, कोई साथ नहीं देंगे, ऐसा परिस्थिति आएगा मान लो, तो करिया अक्षर साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि यानी कि ये चेन रिएक्शन हुआ। और ये कैसा चेन रिएक्शन है? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। इसे हम लोग कंट्रोल किसी भी कितना मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर इस अभिक्रिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, सामान्य ताप और दाब पर इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। और जब इसी चेन रिएक्शन कंट्रोल कर लेंगे, तब वो बन जाएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर। वो क्या बन जाएंगे तब उस कंडीशन में? वो न्यूक्लियर रिएक्टर बन जाएंगे। और उस न्यूक्लियर रिएक्टर का उपयोग, अब देखो आगे हम लोग बात करते हैं इसका, है ना? अब ये जो होती है चेन रिएक्शन, 2 प्रकार की होती है चेन रिएक्शन। कितने प्रकार की चेन रिएक्शन होती है? एक नाभिकीय संलयन, एक नाभिकीय विखंडन। दोनों में चेन रिएक्शन ही होता है। नाभिकीय संलयन में भी चेन रिएक्शन, नाभिकीय विखंडन में भी चेन रिएक्शन। नाभिकीय संलयन में 2 नाभिक जुट करके एक बड़े नाभिक निर्माण करते हैं, समान आकार के लगभग होते हैं। और नाभिकीय विखंडन में क्या होती है? एक परमाणु लगभग 2 समान आकार के परमाणु में नाभिक के आकार में टूट जाते हैं। इस प्रकार का हमने कल चर्चा किया था। तो 2-4 बात और देखो, जो मैंने नाभिकीय संलयन पहले लिखे थे ना, संलयन, संलयन, और ये क्या है? विखंडन, है ना? बगल से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन मतलब जब तक क्लास में हम हैं, समझ में आ गया ना? क्या कर रहा है? कान मटिया लो, सुनिए नहीं क्या कर रहा था, ऐसे सोचो। मतलब सिर्फ मेरी बात को सुनो, क्योंकि अभी हमारे लिए तू बैठे हो 2 घंटे से। तो हाई टेम्परेचर बता दिए थे कि संलयन करने के अधिक टेम्परेचर अधिक प्रेशर तक ये ठीक हो, सब बता दिए थे। अब देखो, संलयन होती है अनकंट्रोल्ड, ये ऑब्जेक्टिव छूट गया था, अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित
ये क्या होती है? चेन रिएक्शन का दो प्रकार। अच्छा, क्या चेन रिएक्शन कंट्रोल किया जा सकता है? किया जा सकता है। कैसे? कल किए थे कंट्रोल। तब वो किस में बदल जाएंगे? नाभिकीय रिएक्टर में। और उसका यूज कहाँ करते हैं? बिजली बनाने में। कल दिखाए थे ना मोटका कंक्रीट का वाल। और ये सब जो काम होते हैं ना, वो कंक्रीट वाल के अंतर्गत होते हैं। ये भी पूछेगा। कंक्रीट समझ रहे हो ना? गिट्टी, बालू, सीमेंट, ब्रिक्स, ये सब के वाल में, कंक्रीट वाल में होते हैं। ईटा नहीं रहेगा। कंक्रीट वाल मतलब होती है, कंक्रीट का मतलब होती है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, यही सब का मिक्सचर, उसी कंक्रीट वाल कहा जाता है। मोटे मोटे कंक्रीट वाल देखा कितना मोटा था उसमें। तो आप जितना कल कहे थे वो सब बात सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 बार छूटा हुआ जो आज देख लो। संलयन अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होती है। नाभिकीय संलयन कैसा होती है? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन नाभिकीय संलयन है ना, ये बात होती है। और हाइड्रोजन बम जो है, कल शायद यहाँ भी खंडन लिखा था, कोई बात नहीं है। हाइड्रोजन बम। अच्छा, अब बताओ कि हाइड्रोजन बम को यदि बनाना होगा तो उस कंडीशन में, क्योंकि नाभिकीय संलयन है, तो मैं कल बताया था कि नाभिकीय संलयन में क्या होती है? नाभिकीय संलयन में 2 नाभिक मिल करके एक नाभिक बनते हैं और ऊर्जा काफ़ी अधिक मात्रा में निकलता है। ऊर्जा क्या होती है? काफ़ी अधिक मात्रा में निकलेगी। तो हाइड्रोजन बम जब फटेगा तो उसका शक्ति क्या होगा? ज़्यादा होता है हाइड्रोजन बम का। देखो, हाइड्रोजन बम का शक्ति अधिक होता है लेकिन घातक ये कम होता है। यानी कि ऊर्जा काफ़ी अधिक निकलेंगे। कौन बम में? क्योंकि अब हाइड्रोजन बम किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? संलयन पर। जहाँ भी काफ़ी अधिक टेम्परेचर है, काफ़ी अधिक प्रेशर है, वहाँ पर न्यूक्लियर संलयन होती है, नाभिकीय संलयन होती है। और अधिक हाई टेम्परेचर और प्रेशर कहाँ होती है? सूर्य में होती है। इसलिए सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। और यही बात किसमें होती है? हाइड्रोजन बम में। हाइड्रोजन बम उतना घातक नहीं है परमाणु बम कितना, कल ही बताए थे। भारत बहुत चतुर, इसीलिए कौन बम रखा है? और हम लोग किसके लिए रखे हैं बम? पाकिस्तान के लिए रखे हैं। समझ में आ गया ना? इंडिया जब भी कोई चीज़ कीनते हैं तो पाकिस्तान को ध्यान में राफेल किनना है। अच्छा, पाकिस्तान को क्या होगा इससे? उस चीज़ को विशेष ध्यान दिया जाता है और उसके बाद चाइना को रखते हैं। यानी कि हम लोग कोई भी पटाखा कीनते हैं रूस से या अमेरिका से, तो पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए बचवा को क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे। समझ में आ गया ना? ये बात होती है, ध्यान रखना। कभी हिंदुस्तान पटाखा किसके लिए? तू पटाखा किनते हो ना पड़ोसी के लिए, इंडिया भी किनता है पड़ोसी के लिए। वही रूल वही रेगुलेशन, सीधी सी बात है। अरे हेलो नहीं किनते, बगल वाला सुने का खो आवाज़ करता है दीपावली में। हिंदुस्तानी वही कम नहीं है, आवाज़ करेगा तो पाकिस्तान कहेगा वाह वाह वाह, बहुत समझ रहे हो ना? कुछ इस प्रकार से बात होती है, ठीक है ना? और आजकल सोच रहे हैं कि चाइना वाला के लिए कुछ खरीदा जाए, तो राफेल लिए हैं उससे। क्या कहते हो? डोसाल्ट। राफेल का क्या नाम है? राफेल किससे लिया है पता है तुमको? फ्रांस से लिया गया राफेल, है ना? ठीक है। तो हाइड्रोजन बम का शक्ति क्या होती है? ज़्यादा, ताकत खूब अधिक है, क्योंकि सूर्य में भी ताकत काफ़ी क्या है, लेकिन घातक उतना नहीं है। क्योंकि तुमको खुद पता है कि नाभिकीय संलयन में रेडियोएक्टिव पदार्थ नहीं बनता। और जब रेडियोएक्टिव पदार्थ नहीं बनेगा तो अल्फा गामा अला बला ढेरी रे कैसे निकलेगा उससे? और जब निकलेगा तो देह उछेदेगा कैसे? अल्फा बीटा गामा एक्स से निकलेगा तो शरीर को छेद, हड्डियों को भूर भार करके आगे बढ़ जाता है, वो जला उला देगा सबको। अधिक 300 डिग्री टेम्परेचर, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाते हैं, खाक बन जाओगे जल के, भूस भूस बन जाओगे। छुएगा ऐसे हड्डी हो जल जाएगा। तो हड्डी को नहीं छोड़ेगा, जलाता तो आदमी हड्डी नहीं जलता है। और जो 300 डिग्री टेम्परेचर है उतना अधिक रेडिएशन निकलेगा जब परमाणु बम फूटेगा। तो समझते हो ना क्या होगा? परमाणु बम कहाँ फूटा था? पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर, उसके बाद नागासाकी पर, लिटिल बॉय और फैटमैन, ठीक है ना? तो बताओ, हाइड्रोजन बम का खोज किसने किया था? टेलर ने। कल बताए थे, पूरा नाम कल लिखे थे। तुम्हारा संलयन पूरा कंप्लीट हो गया। संलयन पूरा क्या हो गया? कंप्लीट। यानी कि इसमें छोटे छोटे नाभिक बड़े नाभिक में बदल जाते हैं संलयन में। अब पढ़ लेते हैं विखंडन। तो बड़ा नाभिक किसमें बदलते हैं? 2 छोटे छोटे नाभिक में। तो नाभिकीय विखंडन में क्या, ये भी कैसे है? ये भी अनकंट्रोल्ड है।
नाभिकीय विखंडन संलयन को, ठीक है, ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, अनियंत्रित, दोनों अनियंत्रित है। श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला, अनियंत्रित श्रृंखला क्या है? अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है ये। चूंकि ये चेन रिएक्शन का ही पार्ट है और चेन रिएक्शन खुद अपने आप में अनकंट्रोल्ड है, तो ये भी दोनों क्या होंगे? अनकंट्रोल्ड होंगे। समझ में आ गया ना, ये बात होंगे। अब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहाँ होता है? एटम बम में होता है ना, एटम बम में अनकंट्रोल है, तो इसका शक्ति उतना ज़्यादा नहीं है, शक्ति उतना ज़्यादा है, लेकिन ये घातक क्या होते हैं? अधिक होते हैं। अब बताओ, इसके पास ज़्यादा ऊर्जा होगा, किसके पास ज़्यादा ऊर्जा होगा? उसके पास इसके पास ऊर्जा क्या होंगे? जैसे समझ लो कि हाथी है और ये सांप है, समझ में आ गया ना? हाथी के पास ऊर्जा क्या होता है? खतरनाक है, फूकेगा तू, काटेगा तो तू मर जाओगे, नहीं ना मरोगे। विष उसके पास है नहीं, शक्तिशाली काफी अधिक है, लेकिन घातक उतना। हाँ, सांप देह में दम ने है, पावर ने, लेकिन कन्या को बिख देगा तो तुरंत बुकिंग हो जाएगा, ऑनलाइन लाइव बुकिंग। नेटवर्क भी डाउन, 4G की 5G नेटवर्क काम करते हैं, घंटे भर निपटा देगा वो तुरंत। 40 मिनट समझ रहे हो ना? कुछ समझ में आ गया ना? ऐसे समझ के चलो। तो हम लोग क्या पार्क रखे हो पाकिस्तान के लिए? सांप रखे हुए हैं, मारेगा डंग ऐसे सीधा मस्तिष्क वार करे के बारी, दिमाग पर काटेगा तुरंत विष पहुंच जाएंगे माथा पर, तुरंत अच्छे से बुकिंग हो जाएंगे। टांगों को बात छोड़ो, डायरेक्ट ऊपर से गिराएंगे परमाणु बम। और ध्यान से सुनना, इंडिया से अधिक परमाणु बम पाकिस्तान के पास है, वो भी कम नहीं है, बहुत चालू है। वो कहा काका हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम मिटेंगे तो मिटेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, समझ रहे हो ना? लेकिन एक बात भी है, इंडिया सही डाटा किसी को बताता नहीं है, चुपे चाप रहेगा, हो न हो कहीं इसके पास ज्यादा हो, यही बात है। लेकिन ये बात है, जितना बड़ा परमाणु बम पाकिस्तान के पास है, उससे अधिक परमाणु बम, उससे अधिक शक्तिशाली इंडिया के पास है, ये बात भी है। उसका 5 को तो अपना के गो, ये बात भी है, समझ रहे हो ना? के बार में उड़ जाएगा उसका पूरे, ये उड़ाएगा, ठीक है ना? प्रदेश से भी। अब बोलो कौन ज्यादा घातक होता है, परमाणु के हाइड्रोजन? क्या करेगा हाइड्रोजन बम रख करके? जो घातक ही नहीं है, जो पाकिस्तान के काम नहीं हो, बम ही किया है। जब हम पाकिस्तान के काम नहीं हो, बम ही किया। सोचो, मतलब बड़ा गजब बात है। कपड़ा कीनते हो अपने लिए, अब बम कीनते हो दूसरे के लिए है नहीं है? सर कपड़ों कहाँ अपने लिए खरीदता है? देखो मतलब बोले, अरे खाना को किने, वो बात भी है। हम लोग अधिकतर चीज दूसरे के लिए ही किनते हैं, और कहेगा अपने लिए हम किनते, अरे अपने लिए कहा दूसरे के लिए किने हो, अपने, समझ रहे हो ना बात को? तो ठीक है, तो अधिक शक्तिशाली यानी कि ऊर्जा है हाइड्रोजन बम के पास, लेकिन घातक वो कम होते हैं, है ना? देखो सृष्टि बैलेंस आराम से है, दोनों अधिक नहीं होता दोनों के पास। तो विस्फोटे वो कर देगा, तब राख भस्मासुर हो जाएगा वो, तथास्तु। अच्छा चलो ये भी लिख देते हैं। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को जो बम गिराया गया था, वो यूरेनियम का था हिरोशिमा पर। और नागासाकी पर 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान में पोलोनियम का, किसका गिराया था? पीओ किसका? पोलोनियम का। ये था लिटिल बॉय, ये कौन था? लिटिल बॉय। और ये क्या था? फैटमैन। निकल गया इस पे, है ना? हिरोशिमा पर जब बम गिराया गया था 6 अगस्त को 1945 को, वो कौन था? यूरेनियम का था। और 3 दिन बाद कहाँ गिराया? नागासाकी पर। छोटा बच्चा गिराया और तब बड़ा बच्चा गिराया, फैटमैन। पहले लिटिल बॉय गिराया, छोटे बच्चा, और तब क्या गिराया? ऐसे रखो याद, लिटिल बॉय और तब गिराया फैटमैन। लिटिल बॉय गिराने वाला था नहीं, बम का नाम लिटिल बॉय था। लिटिल बॉय बम का नाम था, लिटिल बॉय गिराए हैं, और बम का नाम फैटमैन है। बम का नाम है लिटिल बॉय और फैटमैन, नाम रख देते हैं। ये दोनों ज्यादा खतरनाक
फैटमैन था। फैटमैन से ये तो नहीं कर सकते हैं। देख सर खतरनाक था फैटमैन, रेडिएशन ज्यादा खतरनाक उससे वो निकलता जैसे जिसका आकार होगा ना ज्यादा, वो ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ज्यादा उसके पास यूरेनियम होंगे ना, प्लूटोनियम होंगे ना, ये बात होती है। परमाणु बम में जिसका आकार जितना अधिक होता है उतना अधिक खतरनाक, क्योंकि जितना अधिक होगा तो उतना अधिक उसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना, और जितना अधिक रेडियो पदार्थ उतना अधिक रेडिएशन निकलेंगे। तो जिसका जन्म बड़ा ज्यादा होंगे, शायद फैटमैन ही था। इस फिल्म भी 1 घंटा का ये कैसे कैसे गिराया गया है ना, इसका हकीकत ना वीडियो यूट्यूब पर है, देख सकते हो, मैंने देखा है उसको। वही सब फिल्म का बहुत पुराना फिल्म है, हकीकत फिल्म हकीकत टाइप से। हाँ देखें, ठीक है ना, कोनो दिक्कत, ठीक है, उसको देख सकते हो, फैटमैन और लिटिल बॉय। इंडिया में जो हुआ था इसका परमाणु वो फिल्म जो निकला, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया ना सबको। चलो अब जो छोटा था ना वही है कि एटम बम जब कहीं गिराओगे ना, तो 5 किलोमीटर के एरिया में 3-4-5 दिन के बाद जो होती है ना, तुरंत तो नहीं निकलती है, 3-4-5 दिन लगता है रेडिएशन निकलने में। तो उससे एक्सरे, गामा रे, अल्फा, बीटा, टेम्परेचर पहुंच जाएगा 300, बहुत अधिक, और भी कई रेज है, शॉक वेव है, और भी कई प्रकार के वेव होते हैं, बहुत खतरनाक वेव होते हैं। हम लोग को तो 4 को दिया सिलेबस वो जानते हैं, वो सब वेव निकलते हैं तो उसके कारण खत्म होते हैं आदमी। 5 दिन बाद भी, 5 दिन बाद 20 साल तक, 30 साल तक रहता है। देखो ना वहाँ पे जाकर हिरोशिमा अभी तक उसका प्रभाव है। अरे जहाँ भी एटम बम फूटता है ना, वहाँ तक कई सालों तक रेडिएशन होते हैं। उसका जितना रहेगा ना उस एरिया में पदार्थ सब रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि सब में रेडिएशन है। तो खाओगे तो तुम्हें रेडिएशन शरीर में चला जाएगा, डेथ हो सकता है रेडिएशन से। उससे किरण, अदृश्य किरण होती है ना, ये सब किरण कौन किरण है, जितना अदृश्य दिखाई नहीं देगा ना, सोचेगा वहाँ नहीं गिरेगा परमाणु ना, हमको क्या होगा। अब किरण यहाँ तक क्या होगा, पहुँच जाएगा। अब देखो गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये बंदा प्रकाश की गति करता है, प्रकाश की गति करता है, तुरंत गिरेगा वहाँ, सेकंड पहुँच जाएगा तुम्हारे यहाँ, पता है ना। गामा कौन वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अल्फा बीटा को कण को, क्योंकि कण जो अल्फा बीटा एक तरह से कण है, हालांकि हम लोग अल्फा रे बीटा रे कह देते हैं। अल्फा बीटा एक्चुअली में कण होती है, पार्टिकल होती है, तो काफ़ी पार्टिकल साथ साथ गमन करती है, उसको एक रे बनाते थे हम लोग, रे कहते हैं। लेकिन अल्फा बीटा को कण कहना ज़्यादा अच्छा होगा, गामा को रे को हो, रे भी कह सकते हो, शुरू में बहुत वैज्ञानिक रे ही कहते, इसलिए रे भी हम लोग कह देते हैं। लेकिन अल्फा बीटा एक्चुअली में कण हुए, पार्टिकल हुए हैं, समझा करना, ये वाला बात होती है। तो गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हैं और रेडियो की वजह से निकलते हैं। गति, प्रकाश गति उसका बराबर होंगे सबका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबका गति 328 मीटर पर सेकेंड चलेंगे, तो धाएँ पहुंच जाएगा उस एरिया में, समझ में आ गया ना, तो न दिक्कत। तो कई साल तक, 50-60 साल तक जिस एरिया में परमाणु बम गिराते हैं, रेडिएशन इफेक्ट उस एरिया में रहते हैं। उस एरिया में जितने पदार्थ होंगे सारे रेडियो एक्टिव हो जाएंगे, यानी खाने पर आदमी का तुरंत डेथ हो सकता है। खाने पर भी तू खुले देह घूमो न, देह को छेद उद करके बाहर चला जाएगा सब रे, जल जाओगे तुरंत। उससे पहले तू उतना टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर से बचेगा तब उससे बच भी गया, कहीं छू भी गया। दो एगो सपोज दैट आजकल बहुत सारे देश टेक्नोलॉजी से बना है, खंडर बना लिए हैं बहुत सारे, कुछ छोटे छोटे कैसे ऐसे कंट्री हैं। अभी इंडिया पर गिर जाए परमाणु बम तो बड़े बड़े नेता सिर्फ बनेंगे, बचेंगे, और कोई बचने वाला नहीं है। परमाणु में इतना खतरनाक है, उसका उपाय है, लेकिन किसके लिए, बड़े लोगों के लिए, पीएम के लिए, सीएम के लिए, बड़े बड़े आदमी के लिए है, अच्छे अच्छे पोस्ट के लिए हैं। उसके लिए एक अंडरग्राउंड घर बनाया गया है, धरती के काफ़ी अंदर डेप्थ में, कंक्रीट वाल से पूरा प्रोटेक्ट करके, कि कहीं परमाणु बम गिरेगा तो मोदी को और भी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, अमित शाह को, पेटू को, सब मुख्यमंत्री जो है, सब मुख्यमंत्री कौन गिनता है, तो अपना राज्य में रहता है, मुकेश अंबानी को, रतन टाटा को, खिलाड़ी बिरला को, धोनी को, ये सब को क्या करेंगे, उस घर में बहुत कम व्यक्ति उसमें क्या रह सकते हैं, और 1 महीने तक का राशन पानी वहाँ पर क्या है, जमा है। तो लगभग 1 आध महीने तक वहाँ व्यक्ति जिंदे रह सकते हैं। फिर 1 महीने के बाद टेम्परेचर कम होंगे, रेडिएशन कम होंगे, तो पीपीटी किट पीन करके अब कहीं दूसरे देश में लोग चले जाएंगे। कुछ वर्ल्ड में ऐसे छोटे छोटे कंट्री हैं, अपने जनसंख्या जितना है जनता के लिए भी बना के रखा है कि कल को एटम बम को गिराएगा तो सब जनता को सालों भर तक खाना खर्चा सब धरती के अंदर ही होगा, व्यवस्था कर रखा कुछ देश ऐसे। लेकिन इंडिया पर जनता के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। 130 करोड़ है। और वो छोटे छोटे देश ऐसे है ना, उसके पास और लोगों के लिए भी जगह है,
मैंने बताया कि परमाणु बम से बचा जा सकता है। यदि कहीं परमाणु बम गिरा है तो तू उसी वक्त क्या करो, पहाड़ के गुफा में छुप जाओ। यदि पहाड़ है, ज़मीन के अंदर चले जाओ, घर में चले जाओ, कंक्रीट के वाल में, क्योंकि उस रेडिएशन इफेक्ट नहीं होता। परे हो ना, नहीं होता है। कमल नंबर 5 को लो, सूत जाओ, रेडिएशन तुम्हारे शरीर पर नहीं छेद मारेगा। और फिर 4-5 दिन बाद उठना, भूखे प्यासे रहना, तब रेस्क्यू टीम आएगा पीपीटी किन पर तुमको भी हेलमेट पहना देगा, कहेगा चलिए अंकित जी जाओ आओ थोड़ा टेम्परेचर क्या हुआ। झगड़ा हुआ था दो देश में, वो ऐसा बनाया है कि बम और गिरने नहीं देता है। हाँ वही बात है, इजराइल से हाँ है ना, वो तो अलग बात है, वो तो खैर हवा में नष्ट कर देते हैं, उसको अलग के नाम भूल गए हैं। परत बनाया है। हाँ अपना कई सुरक्षा लेयर होती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं, एक घर होता है धरती के अंदर, क्या होता है चलता फिरता, क्या होती है गुफा टाइप से होती है। जब बम गिरेगा तो उसी में जाकर बैठ जाओ। लेकिन हम लोग कैसे नसीब में ऐसा नहीं है। तो मैंने बता दिया, कल को इंडिया को गिराएगा परमाणु बम, खासकर बिहार हमारे यहाँ गिरेगा तो तू गाछ पर खाली ग्राउंड में मत भागना, रेडिएशन छोड़ने वाला घर में नुकाना, धरती के अंदर अभी बना लो सोने को समझ रहे हो ना। देखो सुरक्षा बता रहे हैं, बनाना चाहिए, बहुत सारे देश ऐसे बनाते हैं, समझ रहे हो ना। धरती के अंदर हाँ कर सकते हो, बाथरूम के हॉल में जा सकते हो, वैसे भी मर जाएगा। हाँ वो भी है। क्या इतना बात सबको समझ में आ गया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अंडरग्राउंड मैंने बता दिया कि जब कभी गिरेंगे स्वयं खुल लेगा। कहाँ से लेगा? हाँ अंदर वाला घर में ऑक्सीजन नहीं आएगा कैसे? मान चलो कल जो पढ़े थे नहीं आ सकता। यात्रीगण कृपया हल्ला शांत करें। कल जो पढ़े थे न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होती है? नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर। अब देखो, अभी ये अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये कैसा है? अनकंट्रोल्ड है, इसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब क्या कराएंगे, इसी को कंट्रोल करने के लिए जैसे न्यूट्रॉन का आघात कराएंगे, NEUT, न्यूट्रॉन का आघात कराएंगे किस पर? यूरेनियम 235 के नाभिक पर किसका आघात कराएंगे? न्यूट्रॉन का अटैक करवाएंगे, बमबारी करवाएंगे। तो इससे एक दिए और 3 निकला, दिए न्यूट्रॉन क्या गो और निकला क्या गो? 3 गो। और उसका स्पीड्स क्या होते हैं न्यूट्रॉन का? ज़्यादा होते हैं। गुस्सा से एक मारा क्या काम 3 फेंकेंगे, तू एक कान भोंकेगा तो 3 को इधर भोंकेगा, ऐसे समझो। तो हाई स्पीड न्यूट्रॉन, सब का स्पीड्स क्या होते हैं? सब हाई स्पीड न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये स्पीड्स हाई हैं, यदि तू इसको नहीं रोकेगा और फिर 3 बापू जा करके एगो मारेगा, एगो न्यूट्रॉन, फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेगा उससे, फिर भी मारा यूरेनियम पर, फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर भी मारा यूरेनियम पर 3 न्यूट्रॉन, ऐसे पर चलेंगे तो चेन रिएक्शन बन जाएगा। लेकिन हम ऐसा होने नहीं, यहाँ पर धैन लगा देंगे मॉडरेटर, यहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग? मंदक का यूज कर लेंगे, ग्रेफाइट का यूज कर लेंगे, ग्रेफाइट छड़ लगा देंगे, मंदक लगा देंगे। और इससे क्या होंगे? मंदक लगा देंगे ना, गुस्सा क्या कर दिया? शांत, गुस्सा को रोक दिया, बेग को रोका, सबको सोखा नहीं, क्या किया? रोका। एगो होता रोकना, एगो होता सोखना। रोका, स्पीड का किया, रोक दिया। पानी जा रहा है, पैर दे दिया, स्पीड क्या होगा? ऊपर होकर धीरे धीरे बहेगा पानी। लेकिन हमको क्या करना? पूर्णतः इसको रोकना है। जब तक नहीं रोकेगा ना पूर्णतः, तब तक यूरेनियम जाकर अटैक कर नष्ट कर देगा। जब तक यूरेनियम पूरा नष्ट नहीं होगा तब तक रुकने वाला नहीं। और अंतिम प्रोडक्ट शीशा बचेगा, लेड बचेगा। किसी भी पदार्थ का यदि उससे रेडिएशन निकलती है, अल्फा, बीटा, गामा, कॉस्मिक, एक्सरे, एनीबॉडी कोई रे निकलती है, हानिकारक रे, उसका लास्ट प्रोडक्ट यानी कि तब तक होते रहेगा जब तक शीशा का निर्माण ना हो जाए। शीशा पर स्टेबल हो जाएंगे वो, लेकिन अब हमसे होने वाला अब हो गया, अवस्था गिर चुका है, तब तक वो छोड़ेगा नहीं, समझ रहे हो ना, तब तक निकलते रहेंगे, ठीक है ना। तो यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पर जब न्यूट्रॉन का आघात कराया जाता है, उससे जो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे उसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यदि उसको ना कंट्रोल किया जाए तो वो चेन रिएक्शन की तरह अनकंट्रोल हो जाएंगे और बम ब्लास्ट में ही काम होती है, परमाणु बम में। लेकिन चूंकि हम न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ रहे हैं तो हमको उसको क्या करना है? कंट्रोल करना है। और इससे जो ऊर्जा मिलेगी है ना, इससे मिलेगा नहीं एनर्जी मिलेगा नहीं, इससे
इस एनर्जी का उपयोग हम लोग बिजली बनाने में क्या कर लेंगे, कर लेंगे। तो अब इसको कंट्रोल करना है, यूरेनियम आगे नष्ट होने नहीं देना हमको है। तो हाई स्पीड न्यूट्रॉन है, उसके वेग को कम करने के लिए मंदक यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, मंदक यूज करने के बाद स्लो स्पीड न्यूट्रॉन, ये जो न्यूट्रॉन है इस न्यूट्रॉन का गति क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। गति तो कम हो गया है लेकिन रुका न, अब सुखा देंगे इसको। क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे नियंत्रक क्षर, इसको क्या करेगा नियंत्रक क्षर, सोख लेगा इसको। नियंत्रक क्षर क्या करेंगे, सोख लेंगे। जैसे मैंने कहा था कि मॉडरेटर मंदक के रूप में, मंदक गति को रोक देता है, मंद कर देता है, कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, धीमी कर देगा, उसके रूप में यह न्यूट्रॉन गति को कम करता है। इसके रूप में हम लोग भारी जल, साधारण जल या ग्रेफाइट के उपयोग करते हैं। ये हुआ मंदक का काम। लेकिन नियंत्रक क्षर का काम क्या है, नियंत्रक क्षर कंट्रोल करेगा, सोख लेगा, पकड़ कर क्या करेगा, सोख लेगा। ये न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेंगे। अब सोख लिया, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, तो फिर यूरेनियम पर आघात कहाँ से करेगा, तो रिएक्शन रुक जाते हैं, चेन रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेंगे और ऊर्जा जो बनेंगे उससे, उसका उपयोग हम लोग बिजली बनाने में कर लेते हैं। तो इसी प्रोसेस से बिजली बनाया जाता है। लेकिन बम बनाना होगा, इसको हटा दो, इसको हटा दो, यही बम बन जाएगा। तो नाभिकीय रिएक्टर जहां भी है उसको आसानी से तब्दील किया जा सकता है न्यूक्लियर बम में। ये बात जान लो तुम, सिर्फ 2 चीज हटा देंगे तो किसमें बदल जाएंगे, न्यूक्लियर बम में। और वो किसके काम आएंगे, अपने पाकिस्तान बचवे काम आएगा, उसके घर में पटाखा जलाने के काम आएंगे। समझ रहे हो ना, वो न दिक्कत। एक बात जान लो, इंडिया का पास नहीं है यूरेनियम, जो डेवलप कंट्री है, यूएसए है, यूरोप है, वो लोग रिसर्च कर रहे हैं कि वो लोग के पास यूरेनियम काफ़ी है। उन लोग के पास यूरेनियम क्या है, तब ने इतना बम बना लिया अमेरिका। यूरेनियम है तो ना बम बनाया, नहीं हो दूसर से ले लेता है, लो क्या यूरेनियम है इधर लो, जबरदस्ती काहे नहीं देगा, उड़ाइए देंगे तुमको नहीं देगा, डर से देता है, हुजूर लीजिए यूरेनियम। ऐसे है, दूसरे देश से जबरदस्ती निकाल लेगा उसको। अमेरिका इतना तेज है कि जहाँ देखेगा यूरेनियम जमीनें खरीद लेगा, लाइए मेरे कब्जे की जमीन है। अब मान लो पता है कि अफगानिस्तान में यूरेनियम है ना, वो की करेगा, अपना सेना उतार के वहाँ कब्जा कर लेगा। कैसे, 1 बिलियन लेगा, 2 बिलियन दे दीजिए, भूखमरी है, अच्छा ठीक है ले लो 2 बिलियन। अमेरिका बहुत चालू है, पहले पैदा करेगा भूखमरी, तब देगा पैसा, उसके पास कुछ नहीं बोलेगा, काका काका करेगा। वहाँ यूरेनियम है, हाँ है, ठीक है चलो हम अपना सेना उतार के अपना बेस बना लेते हैं, ठीक को ना बात कर लीजिए, टकपा जाइए, वो बंद हो गया। अब पकड़ के सब यूरेनियम लाद करके पानी में अपना देश ले जाएगा। अब बम बना करके उसे कहेगा, रे तुमको तो ये कह रहा था कि मारेंगे, ले लोगे फलना हथियार, ठीक है दे दीजिए, इतना टका लगेगा। और वही टका फिर ले लेगा वही टका क्या करेगा, फिर ये पैतरा चलता। और इसी के राहों कदम पर आजकल चाइना चलते हैं। चाइना में क्या करते हैं, वही नीति, ड्राफ्ट टेस्ट पुलिस चाइना की यही करते हो ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा है, पाकिस्तान खाना नहीं है, ठीक है टका ले लो, टकवा दिया, पैसवाया साथ में, कुछ खर्चा किया पैसा, कहेगा इंडिया मार देगा, वो देखो रूस से किन रहा है, तुम भी कुछ ले लो, कम देगा बाद में, कहेगा एक विमान दे दीजिए कोनो हथियार, लाओ ना पैसा, कौन रखने दिए थे टका, नहीं है हुजूर खर्चा, लोन ले लो हमसे, लोन लिया, अरे लोन ले टका कब चुकाया, सर ने है जमीन ले लीजिए। ऐसे ही चलती है सब देश में, यही पॉलिसी है किसी को अपने बस में करने का। पहले वहाँ क्या करो, भूखमरी पैदा करो, क्या करो पहले तराही मामा का, फिर क्या दे दो उसको पैसा, हाथ जोड़ेगा, जो है सो आप ही हैं, तब कान को वो कह रहा था तुमको उड़ा देंगे, सोच लो संभल जाओ, सोच लो, कहेगा उसको विश्वास करेगा, ये तो मेरा हितैषी है, भूखा थे तब हमको पैसा दिया, कहेगा ठीक है कह रहे थे आप, एगो ले लो हथियार, मेरे पास एगो है मिसाइल छोड़ने वाला, ठीक है दे दीजिए, एगो थमा देगा, पैसा तो नहीं है, ज़मीन दे दो, नहीं तो लोन ले लो, कहेगा ठीक है ज़मीन ले लीजिए। तब बस इसी पॉलिसी को अपना करके बहुत सारे देश में, अमेरिका का हवाई बेस होगा, सुना होगा, सेना बेस है ना सैनिक बेस, यानी कि उसके जमीन पर सेना का बेस बनाया गया है वो अमेरिका, और सब देश से बड़े बड़े अच्छे महंगा पदार्थ ले लेते अपने पास रख लेते हैं इसी नीति को अपना करके। तो मैंने बताया कि अभी बम ये सब बनाए जाते हैं यूरेनियम से, लेकिन वो सब सोच रहा है कि थोरियम से भी बना लेते तो ठीक ही रहता, लेकिन वो भिखमंगा वो सब चतुर के पास थोरियम उतना
है नहीं। पूरा दुनिया का 80% थोरियम इंडिया के पास है। कल को यदि बम थोरियम से बनाना शुरू कर दिया तो इंडिया हो जाएगा दुनिया का राजा। ही कहेगा हमारे पास तो थोरियम है, हम खूब बना के बिजली बेचेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी अधिक मात्रा में बिजली क्या होंगे, बनेंगे। यही करेगा। एक मतलब बता रहे हैं, परसेंट धर ले रह जाता है। मतलब क्या बता रहे हैं कि सब देश क्या कर रहा है, वो सब सोच रहे हैं कि यूरेनियम के बदला में किससे हम लोग यूज करेंगे, थोरियम से सोच रहे हैं। लेकिन वो सब इतना शोध करेगा नहीं। क्यों? यदि शोध कर दिया, यदि सबको पता चल गया कि थोरियम से भी एनर्जी बिजली बनाया जा सकता है, तो पूरा दुनिया का 80% थोरियम किसके पास है, अकेले इंडिया के पास भंडार है थोरियम। सुना होगा, इंडिया के पास थोरियम का क्या है, भंडार है। तब अमेरिका कहाँ, अमेरिका हाथ जोड़ेगा इंडिया को, बाबू थोरियम दीजिए ना, भागो यहाँ से। तू उस वक्त खूब हल्ला कर रहा था। सर तो वही ना अभी बनाने वाला है बिजली प्लांट, बोल जो रहे। कौन इंडिया बना रहे, लेकिन हम लोग यूरेनियम खरीदते हैं दूसरे से, हाथ जोड़ते हैं। थोरियम वही सर, थोरियम का यूज करेगा ना वहाँ पे। नहीं करेगा, अभी तक उतना खोज ही नहीं हुआ, शोध ही नहीं हुआ कि थोरियम से किस प्रकार से बनाया जा सकता है। सब लोग लिखल है वैसे करेगा। अरे शोध में खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है शोध में, इतना आसान नहीं है। ये सोचता है समझ रहे हो ना? हो गया। मैंने क्या कहा, इंडिया नंबर 1 बन सकता है, बस थोरियम का क्या करे, यूज करना सीख जाए। लेकिन वो सब हम लोग से कई गुना अधिक टेक्नोलॉजी है यूरोप और अमेरिका के पास। वो लोग ऐसा करना नहीं चाहते। यदि उसको करेगा तो उन लोग को पता है इंडिया हमसे क्या होंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बिजली बना करके बेचेंगे। और आजकल जितना ज़रूरी ऑक्सीजन है उतना ज़रूरी बिजली है। मैंने क्या कहा, जितना ज़रूरी क्या है उतना ज़रूरी क्या है, कैसे बिजली। मोबाइल नहीं चार्ज रहेगा, मोबाइल चार्ज नहीं है, लाइव फेसबुक बहुत देर से नहीं आया, मैसेज क्या आया होगा समझ नहीं आ रहा है। आधा लाइफ तो मोबाइल में खत्म कर देगा, नहीं खत्म है। अब समझा बिजली जितना ज़रूरी है, जरूरत थी बिजली उतना ज़रूरी जितना क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन। जिस प्रकार से ऑक्सीजन के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता, उसी प्रकार से बिजली के बिना व्यक्ति भी। और समाज में ऐसे भी लोग हैं 3-3 पंखा लगाते हैं, एक ऊपर, एक मुड़ी में, एक टांग में। तो एग्जाम्पल देख रहे हो। और यहाँ भी कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो हमेशा फेसबुक व्हाट्सएप क्या होते हैं, लाइव आते हैं। नहीं, क्या मैसेज किया, इतना लाइक आया, कितना धैर्य सब पर आता है। समझ रहे हो ना? अब समझा बिजली का महत्व। और ये कैसे बनेंगे, थोरियम से बनते हैं बिजली, यूरेनियम से बनते हैं, थोरियम से बन सकते हैं। लेकिन इंडिया को उतना भी पता इस बारे में नहीं है। वो लोग इंडिया को पता इसके बारे में नहीं चले। यदि पता चल जाएगा कल को अनर्थ हो जाएगा, इंडिया नंबर 1 बन जाएगा। तब पाकिस्तान से कोटरा लेकर के, अमेरिका कोटरा लेकर के कहेगा एक कोटरा दे दीजिए थोरियम, जाओ यहाँ से, टह भागो यहाँ से, एक कोटरा दे दीजिए, भागो यहाँ से। समझ रहे हो ना? तो कुछ इस प्रकार के बातें होती है। तो ये मैंने बताया कि अब बताओ, नाभिकीय रिएक्टर अनकंट्रोल्ड है कि कंट्रोल्ड है? अनकंट्रोल नाभिकीय रिएक्टर कंट्रोल्ड है। अरे मंदक लगा कंट्रोल किए हो ना, नाभिकीय रिएक्टर कंट्रोल है ना। इससे निकलेगा ऊर्जा, उसका जो ऊर्जा कहाँ उपयोग कर लेंगे, बिजली उत्पन्न करने में इसका ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं। तो ये पूरी बात हुआ, कल का बात किया मैंने, जो 2-4 बार छूटल था। अब देखो जैसे लेकिन कुछ क्या नहीं सकते है, आ सकता है विश्व में क्या सनम है, इंडिया भी आ सकता तू है। सीखेगा तब ना। तुम बात और सुनो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूरेनियम से, कौन चीज से, इतना बता, 1-2 बात और देख लो। निकलो, दिमाग खराब कैसे हो रहा है। यूरेनियम 238 से जब एगो अल्फा कण निकलता है तो किसका निर्माण होगा, थोरियम 90-300 किसका, 34 का एगो अल्फा कण निकलेगा, तो हीलियम 2-4। समझ में आ गया ना? ये पूछते एग्जाम में है, क्या पूछेगी क्वेश्चन आ सकता है, यूरेनियम से जब एक अल्फा कण निकलेगा तो थोरियम का निर्माण होगा। एगो ऑब्जेक्टिव देखो और भी, हालांकि मैंने पहले बताया, कोई ध्यान नहीं दिया होगा। किसी मान लो यूरेनियम से ही या किसी अन्य रेडियोएक्टिव पदार्थ से, उससे क्या गो अल्फा और क्या गो बीटा निकालेंगे तो उसका समस्थानिक मिलेगा। तो एक अल्फा और किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ से एक अल्फा और 2 गो बीटा निकाला जाए, एक अल्फा 2 गो बीटा, तो उसका समस्थानिक मिलता है। क्या मिलता है? इसी प्रकार से संभारिक में भी बना लेना एक बार तू अपने से। संभारिक में भार क्या होती है, समान। देखना
किसी पदार्थ का समभारिक प्राप्त करना हो तो क्या अल्फा और क्या बीटा निकालते हैं तो उस पदार्थ का समभारिक मिलेगा। तो जैसे क्वेश्चन ये आती है किसी पदार्थ से कितना अल्फा और कितना बीटा निकाला जाए उसका समर्थनिक मिलेगा, तो हम बोलेंगे 1 अल्फा और 2 बीटा निकाला जाए तो उसका क्या मिलेगा, समर्थनिक। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। इतना 12th में पढ़ जाएगा तो कहने के बाद का पढ़ाई थे। अब देखो कोई भी रेडियोएक्टिव तत्व, कोनो रेडियोएक्टिव तत्व हो, अल्फा कणों तथा बीटा कणों दोनों को एक साथ उत्सर्जित नहीं करता है, बारी बारी से करते हैं। कुछ तत्व अल्फा कण तथा कुछ अन्य तत्व बीटा कण उत्सर्जित करते हैं। गामा किरणें अल्फा कणों तथा बीटा कणों दोनों ही के साथ उत्सर्जित हो सकती है। गामा किरणें अल्फा के साथ आएगा और बीटा के साथ आएगा। तो कल वाला क्वेश्चन में गलत था ना, अल्फा बीटा जो दिखाया था दोनों निकलता है एक साथ। अल्फा एवं बीटा दोनों था उसका आंसर। समझ में आ गया ना। कोई भी रेडियोएक्टिव तत्व, वो विघटन था, ये तत्व के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी समझाते हैं। तो कोई भी, ये समझ में आ गया ना। अब वो जो कल देखा था ना वो भी देखो, कल जो देखा था, कल जो हम बताए थे। रेडियो एक्टिव विघटन और रेडियो एक्टिव विखंडन में क्या अंतर है? रेडियो एक्टिव विघटन और रेडियो एक्टिव विखंडन में थोड़ी सी इतना बताएं तो 2-4 को बात और कहिए देते हैं। समाज के तुम लोग प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, समाज में नाम है। अभी सबसे अधिक समाज में किसका नाम है? उसके बाद उसके बाद अब तुम्हारा नाम सबसे पीछे है। सबसे हाईलाइटेड वही है। समाज के तू लोग प्रतिष्ठित, हम लोग समाज के लोग हैं, समाज के इज्जतदार लोग हो ना। शिवम सर, समाज में खूब प्रतिष्ठा, फलना बाबू एकदम से सब कहता है ना। फलना बाबू। ठीक है, सुनो। अब रेडियो एक्टिव विघटन और नाभिकीय रेडियो एक्टिव विघटन, रेडियो एक्टिव विखंडन दोनों में अंतर होती है। कुछ कहते हैं विघटन और विखंडन में दोनों में क्या होती है? अंतर होती है। तो सावधान रहना, क्वेश्चन क्या पूछा एग्जाम में, थोड़ा सा सुनो। यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। रेडियोएक्टिव विघटन, डिकम्पोजिशन स्वतः होती है, लेकिन विघटन करवाते हैं किससे? न्यूट्रॉन से। यह एक प्रेरित प्रक्रिया है। भारी नाभिक पर, यूरेनियम का नाभिक क्या होता है? काफी हल्के नाभिक पर नहीं होता रेडियोएक्टिव घटना। किस पर होता है? भारी नाभिक, उसके पर प्रोटॉन यानी न्यूट्रॉन काफी क्या होते हैं? अधिक होते हैं। यह एक प्रेरित प्रक्रिया है। भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी से नाभिक का विखंडन होता है। तूने पढ़ लिया है, इस चीज को पढ़ लिया है ना, अच्छी बात है। रेडियो एक्टिव विघटन की दर किसी भी विधि से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। कोनो विधि से नियंत्रित नहीं होगा। तू कहेगा ताप देंगे, तू कहेगा ताप लगाएंगे, हम कहेंगे नहीं होगा नियंत्रण। लेकिन नाभिकीय विखंडन की दर को उपयुक्त विधियों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। नाभिकीय विखंडन को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, जो होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक और नियंत्रक क्षर का यूज करते हुए। कौन दिक्कत? नियंत्रक क्षर न्यूट्रॉन को नियंत्रित कर लेता, सोख लेगा, और मंदक गति को कम कर देगा, धीमी कर देगा। ये काम ही है, अच्छी बात है। यह एक मंदगामी प्रक्रिया है। यदि अपने मन से विघटन हो रहा है तो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं। और तू हाफ लाइफ पढ़े हो, मैंने कहा यूरेनियम का हाफ लाइफ मतलब यूरेनियम का विघटन था कितना बिलियन ईयर था? 5 बिलियन था, 4 बिलियन, ऐसे कुछ बिलियन थे, नहीं थे, ऐसे कुछ बिलियन थे। वो विघटन हो रहा था, अपने धीरे लॉस हो रहे थे। लेकिन जब हम करवाते हैं तो 5 दिनों में क्या किलो यूरेनियम टूट जाता है? बम फोड़ते हैं तो नहीं टूट जाता है? वो 20 किलो 25 किलो यूरेनियम होता है, एक ही बेर में न फट जाता है सब। वो विघटन होता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नाभिकीय विघटन धीमी गति से होती है, लेकिन विखंडन हम लोग करवाते हैं। हम लोग काम, इंसान जो करवाती है वो तुरंत वाला जल्दी वाला काम होता है। यह एक तीव्रगामी प्रक्रिया होती है। बात समझ में आया? दोनों मंत्र पता चला है ना? अब सर एक चीज, हाँ बोलो। मतलब विघटन जो है, मतलब कोई हम रेडियोएक्टिव पदार्थ को रखेंगे अपने होगा, अपने होगा, हमको कुछ नहीं करना, रख दो अपने, धीरे धीरे उसका लॉस होगा। कितना समय में कितना लॉस होगा? तो हाफ लाइफ पढ़े हो, इतना से इतना लॉस हो, काफी टाइम लगता है लॉस होने में।
सबका अलग अलग है, सबका कैपेसिटी नहीं, अपना सबका रेंज होती है। तूने इस चीज को जानकारी ले लिया अच्छे तरीके से हाफ लाइफ के तरीके मदद से ले लिया है ना, तो उस अनुसार से फिर उसका वो विघटन हुआ। लेकिन विखंडन हम करवाते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है विघटन, तुरंत हो जाएगा, पंचन्यूट्रियम तुरंत खत्म हो जाएगा। वैसे पंचन्यूट्रियम का खत्म होने में काफी बिलियन ईयर लग जाएंगे अपने लोग सोने में। बात समझ रहे हो ना? रेडियो एक्टिव विघटन में, रेडियो एक्टिव विखंडन ने कहा, क्या कहा है? विघटन में अल्फा कण अथवा बीटा कण उत्सर्जित होते हैं एवं गामा किरणों के रूप में ऊर्जा मिलती है जो बहुत अधिक नहीं होती है। किसमें? विघटन जब होगा अल्फा अथवा बीटा कण क्या होते हैं, उससे उत्सर्जित होते हैं और ऊर्जा मिलती है किस रूप में? गामा किरण, जो ज्यादा नहीं होती है क्योंकि वो विखंडन है, सॉरी विघटन है। लेकिन विखंडन में ऐसा कुछ नहीं होता है। ज्यादा नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन की बमबारी से एक भारी नाभिक लगभग बराबर आकार के दो नाभिक में टूट जाती है और बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अल्फा बीटा अल्ना फलना सब रे निकलता है उससे विघटन में, सब रे निकलेंगे। किसमें? विघटन, क्योंकि हम करवाए हैं विघटन में। तो इसमें विखंडन तो ये रेडियोएक्टिव विघटन जो है इसमें तो अल्फा बीटा तथा अथवा बीटा है, तो इसका मतलब दोनों एक साथ तो नहीं हुआ। अभी बोलते हुए कि दोनों साथ नहीं निकलती है, सब किस तो ऑप्शन में दो बात होता है, किसी में निकलता है किसी में नहीं निकलता है। अथवा मतलब तो क्वेश्चन देखना, यदि क्वेश्चन में यदि अल्फा क्वेश्चन के अनुसार जिसमें अल्फा बीटा दोनों होंगे तो वो सही है, तब है। कोनो ऑप्शन में होता रहता खाली अल्फे खाली। सुनो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन बनाते हैं हम। रेडियो एक्टिव विघटन में निकलते हैं अल्फा बीटा गामा और डी में ऑल ऑफ द अबव है, सर क्या मार देंगे तब? डी निकल जाएगा, ऑल ऑफ द अबव कर दिया। हाँ, और यदि अल्फा लिखल है रेडियो विघटन में निकलते हैं अल्फा एक्सरे और बी रे, तब अल्फा मारेंगे। रेडियो विघटन में निकलते हैं अल्फा बीटा अल्फा गामा ऐसे करके हैं, तब अल्फा बीटा ऑप्शन मारेंगे। देते हैं उसमें, मतलब ऐसे था वो याद है, क्वेश्चन का ऑप्शन है, क्वेश्चन याद है हमको। बोलो। विघटन में निकलते हैं, इसमें था केवल अल्फा या बीटा, उसके बाद था अल्फा बीटा दोनों, और उसके बाद था अल्फा बीटा गामा था, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। देखो उस क्वेश्चन में नहीं कहा किस तत्व के लिए बात कर रहा है, ये क्वेश्चन में कहा, सुनो क्वेश्चन में नहीं कहा किस तत्व के लिए, नहीं कहा है ना, तो हम लोग दोनों मान सकते दोनों निकलता है अल्फा बीटा दोनों। यदि क्वेश्चन में ब्लू कंडीशन होती है, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिससे सिर्फ अल्फे निकलेंगे बीटा नहीं निकलेंगे, अल्फा निकलेगा बीटा नहीं, बीटा निकलेगा। समझना बात को, मान लो ये रेडियोएक्टिव पदार्थ है, अल्फा निकलेगा ना, बीटा नहीं, और बीटा निकलेगा तो निकलता तो नहीं कि बारी बारी से एक साथ नहीं निकलते। यहाँ देखो यहाँ क्या कहे हैं, सुनो यहाँ ध्यान से एक चीज़ को, लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व, जितना रेडियो एक्टिव तत्व है, अल्फा तथा बीटा कणों दोनों एक साथ उत्सर्जित नहीं करते हैं, एक साथ नहीं करेगा, एक साथ लेकिन करेगा जरूर। समझना बात को, क्या बोला है? एक साथ नहीं करेगा। जैसे हम बोलेंगे कि एक साथ रसगुल्ला और काढ़ा नहीं पी सकते हैं, लेकिन पीते हैं तो दोनों, पीते दोनों है, उत्सर्जित करता है दोनों लेकिन एक साथ नहीं करता। इसीलिए ऑप्शन सी होगा वहाँ पर, अल्फा बीटा दोनों। अब समझा बात को, उत्सर्जित करता है लेकिन एक साथ नहीं। और वहाँ पूछा उत्सर्जित करता है कि कौन कौन, तो दोनों करता है लेकिन एक साथ नहीं करता। अब अंतर समझ में आ गया ना? अब विखंडन में तो कोनो बात है, उसमें तो अल्फा बीटा की ढेरी चीज निकलता है, उसमें है बम फूटेगा तो उसमें तो हम चाहते हैं निकल, जबरदस्ती करवाए हो तो उसमें से निकल भी करेगा। बोलो। इंजीनियर शिवम कुमार, सिविल ब्रांच है ना, मधेपुरा। कुछ तत्व अल्फा कण तथा कुछ अन्य तत्व बीटा कण फिर करते हैं, है ना। कुछ तत्व ऐसे हैं जो सिर्फ अल्फे निकालेंगे और कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि बीटा निकालेंगे। और गामा किरण की अल्फे के साथ बीटा के दोनों के साथ आते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? अच्छा, रेडियो एक्टिव विघटन में परमाणु क्रमांक में 1 अथवा 2 का तथा द्रव्यमान क्रमांक में 0 अथवा 4 का परिवर्तन ही होता है। समझ में आ गया ना? ये बात होती है। नाभिकीय विखंडन में परमाणु और द्रव्यमान क्रमांक दोनों लगभग बराबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये बात होती है। अरे विघटन मतलब वही अल्फा, मैंने क्या कहा था, जब किसी रेडियो पदार्थ अल्फा किरण निकलती है वो विघटन था, विखंडन था। सुनो, विघटन, वो विघटन था, याद करना। जब बोले होंगे हम ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इससे अल्फा बीटा गामा निकल रहा है,
तो वो विघटन था। वो क्या था? अल्फा बीटा गामा किस में निकालते हैं? विघटन में। कौन निकलने से कितना घटता बढ़ता ये बात तू जानते हो। और निकलता है न्यूक्लियस से, नाभिक से निकलता है। किससे निकलता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से निकलते हैं। बोलो कोई दिक्कत? लेकिन विखंडन में परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान क्रमांक लगभग दो बराबर बराबर भाग में क्या होते हैं? बट जाते हैं, क्योंकि दो बराबर न बराबर लगभग समान आकार नाभिक में बटते हैं। दोनों का लगभग परमाणु क्रमांक मोटामोटी लगभग बराबर, एक न्यूक्लियस लगभग क्या होती है? जैसे कि यूरेनियम Ba और Kr में टूट गया है, ये विखंडन हुआ। ये क्या हुआ? अब विघटन क्या होगा? अपने धर दो, अपने रे निकलेगा उससे। अब इससे अधिक नहीं हो सकता है। आयोडीन में भी जैसे हुआ ना, विघटन नहीं हो रहा उसमें। किसमें? आयोडीन। सबके साथ आयोडीन विघटन हो सकता है। विघटन होता है सबके साथ, लेकिन विखंडन विखंडन सबके नहीं, साथ वही नहीं होगा। विघटन। यही जान जाएंगे थोड़ियम के साथ तो हम बम बनाना शुरू कर देंगे ना। समझो, समझ रहे हो ना? वही बात होती है। तो हमको सबके साथ रिएक्शन करवा के उतना जानकारी, अभी तक साइंटिस्ट कुछ तत्व कहे हैं उसके साथ ही हैं। इतना आसानी से पता चल जाएगा। पूछना, यूरेनियम थोड़ियम प्राप्त करते हैं ना, वैसे हाँ? प्राप्त कर सकते हैं। यूरेनियम थोड़ियम अभी एक रिएक्शन लिखे होंगे ना, देखो ना हाँ इसमें। लिखे, वही तो यूरेनियम से लिखे थे। थोड़ियम अपने बनते हैं। अपने बनते हैं ना, तब तो फिर तो यूरेनियम जिसके पास हो तो वो थोड़ियम सर जी वो निकाल अल्फा सकता का है वो ना। अथी करेगा तो यूरेनियम जिसके पास हो तो थोड़ियम अल्फे उत्पत्ति न कर करे सकता है। 2-4 हाँ कर सकता है। तो फिर कैसे मतलब हैं? इससे मांगेगा? डायरेक्ट थोड़ियम से बम बना नहीं सकते हम लोग। ये यूरेनियम से निकला है थोड़ियम ग्रुप में, फिर ये आगे फिर नष्ट हो जाता है, अपने होती है ये। डायरेक्ट यूरेनियम को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उतना जानकारी इसके बारे में अभी तक जैसे सर नहीं। यूरेनियम से हम थोड़ियम प्राप्त करके इसको हम रख देंगे पैक करके, उसको अरे नहीं ये निकालने विखंडन देंगे। है, ये विघटन है। वही वो नहीं सर पूछने, वो नहीं तब रहे। कैसे? थोड़ियम हम थोड़ियम हमको प्राप्त करना है यूरेनियम से। हाँ। प्राप्त करते हैं ना, कर सकते हो। उसके बाद थोड़ियम जैसे उसको हम उससे रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं निकलने देंगे, ऐसे थोड़ियम तो- प्राप्त कर सकते हैं ना। तो फिर थोड़ियम रेडियो एक्टिव निकलेगा तो फिर ये मिलेगा कैसे? थोड़ियम ये सर ये जैसे इससे निकला, हाँ। अब इससे आप निकलने ही नहीं देंगे, थोड़ियम के रूप में रह जाएगा ना। उसको नहीं रोक सकते हो। वो निकलवे तो इससे करेगा। मैंने अभी यहाँ कहा था, सुनो यहाँ से, तू अभी ध्यान नहीं दिया। रेडियो एक्टिव विघटन की दर किसी भी विधि से नियंत्रित नहीं की सकती है। हाँ फिर नष्ट हो जाएगा, वो बदलते रहेगा अलग अलग आप पदार्थ। ले तो शीशा लगा देंगे तो हैं? फिर वो शीशा रोका ले- जा सकता है उसको ऐसे करके, किसी विधि से, स्पेशल विधि वो एक तरह से हो गया। वो विघटन को किसी भी विधि से रोका नहीं जा सकता। विखंडन को रोका जा सकता है, लेकिन विघटन को रोका नहीं जा सकता है। हमने कहा कि उसको शीशा के अंदर रखते हैं, रे उससे भी निकलेगा, लेकिन शीशा को रे पार नहीं करती है। रे को रोका जा सकता है, रेडिएशन को रोका नहीं जा सकता है। विघटन को रोका नहीं जा सकता है। किसको रोका जा यानी सकता वो है? कमते रहेगा उसका। वो कमते रहेंगे, लेकिन बहुत कम यही है। कम होने में बहुत अधिक लगता है, बिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं। कहा था ना हाफ लाइफ में कितना लगते हैं? बिलियन ऑफ ईयर। विघटन को किसी भी प्रोसेस से उससे जो रे निकल रही है रोका नहीं जा सकता है। हाँ, उस रे को रोका जा सकता है, ये हम बोले होंगे। किसको रोका जा सकता है? उस रे को रोकने के लिए, ताकि उस रे का इफेक्ट हमारे शरीर में नहीं पड़े, उसको कहाँ रख देंगे? शीशा के अंदर। तुरंत थोड़ा नष्ट होता है, वो काफ़ी समय लगते हैं नष्ट होने में। अब हुआ क्लियर? समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत? डायरेक्ट प्रकृति में भी थोड़ियम मिलते हैं, एक्सट्रैक्शन करके थोड़ियम का निष्कर्षण किया जाता है। जैसे यूरेनियम का निष्कर्षण किया जाता है ना पिच ब्लेंड से, पढ़े हो ना? यूरेनियम का निष्कर्षण करेंगे यूरेनियम का पिच ब्लेंड से, उसी प्रकार यहाँ से यूरेनियम में से तो ये निकाले नहीं एगो अल्फा का अपने निकला, ये अपने निकाले। अपने निकला। विघटन हुआ वो। हाँ, अल्फा बीटा जब भी निकालती है तो अपने निकलती है विघटन में, और उसी को हम लोग सिलेबस में आती भी है। विखंडन में तो दो भाग में बढ़ जाता है। भाने अल्फा बीटा निकला है, कमेगा वही रूल के अनुसार, लेकिन उसमें विघटन और दो भाग में बढ़ती है, अलग बात, दोनों में अंतर होती है। जब कभी भी देखो, विघटन में भी निकलता है अल्फा बीटा, अब विखंडन में निकलता है, दोनों में एक ही बात है। लेकिन विघटन और विखंडन में क्या होती है? अंतर होती है। एक में आपने निकलते, एक में निकलवाते हैं। विघटन खुद होगा, अब विखंडन करवाते हैं। विघटन हो कितना डेप्थ में एग्जाम क्वेश्चन आने वाला नहीं है। आज डिस्कस कुछ ज्यादा हो गया। ज्यादा बढ़िया हो गया। हुआ आज एक पन्ना में बहुत डिस्कस समझ में आ गया ना? आज पवन ऐसा सोचे पवन कुछ दे देते हैं, नया नहीं है। ए रुको, अभी हल्ला करता है। हल्ला क्या करता है? मन है तो आपका पूरा बंद करने का, कहते हैं हल्ला क्या करते हैं। एक क्वेश्चन कराएंगे नया पेज है दो वो। आज के बाद फिर नहीं पढ़ाएंगे चैप्टर ये। दो ना पढ़वे की छे अर्ध आयु काल पढ़वे। अर्धायु पढ़ा देते हैं, पढ़ लो, बाद में कहते रहना हम सुनते रहेंगे।
और भाई बचल है बचलना है हाँ, खाली बन मतलब जाता सब एक- लेकिन सब बन एक आध बना को लिया यार था तारीफ सब। जितना हम पढ़ाए ना एग्जाम उससे हो जाएगा, लेकिन एक आध क्वेश्चन और करवा देते हैं। तो दे दीजिए बेसी रहेगा लेकिन तुम्हारा मन नहीं है पढ़ने का, क्या करेगा? तुम तो 12th वाले पढ़ लिए हो, पूरे नहीं पढ़ लिया है? लगभग तो पढ़ाइए दिए, थोड़ा मोड़ा एक दो बात बताया, लगभग तो कहिए दिए सब बात। लाओ उसका फी जमा करो उसका 12th का। हाँ 12 का फी अलग से अलग से नहीं लीजिएगा, लेंगे। जब तक होगा तो ले लीजिए। रिकॉर्डिंग हो गया है इसमें, जब होगा तब आप साथ ये लेंगे। फिगर बनाना होगा बढ़िया से, भेजा फिगर है देख रहे हो ना? अब भेजिए फोटो खींच के, एक्चुअली में ऐसे होती है। एक लगाओ 3 पाव। अब वो जो बताया था कैल्शियम छर, देखो है ना कैल्शियम छर, यहाँ से सुरक्षा छर है ना, सूर्यनियम की छर, कैल्शियम की छर है, सब चीज़ इस प्रकार से होती है। हाँ इस प्रकार से हीलियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के इस प्रकार से बनते हैं। यही वाला एगो क्वेश्चन था पूछा, कौन लेकिन क्वेश्चन? बना दिए थे अथी संलयन में जो होता है यही वाला, ई टाइप से यही पूछा था। हाँ तो दो मिलके बनेगा तो हाँ, संलयन एगो, होगा। हाँ, ये तो इसे कवले कर दिए, सब 12th ये में सब हो कराए गया जाते हैं। था। चलो एगो पूछा था तो बना दिया। चलो ठीक है, तो अब देखेंगे, अब क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन सुनो, ये शायद बता दिए थे रेशियो वाला ये क्वेश्चन, ये फाइनल मेडिटेशन हो ये एगो ये बताना है मात्र क्वेश्चन, एगो और कराएंगे। इसके बाद लगभग हो चुका है, बचा नहीं था कुछ, लगभग से बता ही दिए इसलिए थे। तो बन जाता है। अरे तो सब नहीं छूटता सब हो चुका है। एक क्वेश्चन बोले थे हम कराएंगे, यारो एक क्वेश्चन ये देखो। करा दीजिए तो बढ़िया रहेगा। एग्जाम से क्वेश्चन क्या है वो, बात हाफ लाइफ दिया है 5 ईयर। ये क्वेश्चन अच्छे एग्जाम देते हो ना इंटर लेवल से आगे, तो वहाँ पर काम देता है। हाफ लाइफ दिया है कितना साल? 5 साल 5 साल दिया है, कोई दिक्कत? 3/3 3 5 साल दिया है, ठीक है। अब देखो यानी कि टी 3/4 साल में 3 यानी कि T3/4 लॉस होने में कितना समय लगेगा? 5 साल टी जितना होता है ना हाफ, जैसे कहते हो टी हाफ है अपना ये 2 साल, कितना है? 2 साल इसका मतलब होती है कि आधा लॉस होने में कितना साल लगेगा? 20 साल लगेगा। इसका मतलब ये होती 3/4 का मतलब हुआ 3/4 लॉस होने में कितना समय लगेगा? 5 साल 5 साल लगेगा। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन तुम्हारे सोच से परे है। अब 100 है, शुरू में कोई पचास कितना मान लिया मैंने? 100, तो 5 साल में इसका कितना लॉस होगा? इसका 50 हो जाएगा, 50 आधा पर आधा हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा। यही तो नहीं होगा इसमें। नहीं होगा। 3/4 और दायु बोले नहीं। राम रहीम के चला अंकित कुमार, यहाँ 3/4 है, यहाँ 1/2 था, अभी बताए हैं। अर्ध आयु ये हुआ, ये अर्ध आयु नहीं हुआ। एग्जाम आएगा तो सब गोलट जाएगा। बरखा पानी दिए सर। समझ रहे हो ना? यहाँ क्या है, मैंने कहा हाफ लिखल है, इसका मतलब साफ होने में इतना साल लगेगा। हाफ साफ होने में कितना लगेगा? हाफ साफ होने में लगेगा 2 साल। टी हाफ 2 ईयर, इसका मतलब उस पदार्थ को आधा नष्ट होने में लगेगा 2 साल, मतलब आधा बचेगा 2 साल जितना होंगे इस प्रकार। टी 3/4 हाफ लाइफ दिया, यानी कि हाफ लाइफ नहीं कहेंगे, टी 3/4 5 मतलब 3/4 कौन चीज होने में? खत्म होने में कितना साल लगेगा? 5 साल आप बताओ, ये 100 था पहले, ये 5 साल में 25 यहाँ बचेगा। यहाँ लिखते हो बचा हुआ, यहाँ क्या लिखते हो? बचा हुआ लिखते हो ना, बचा हुआ। अब था कितना ये? 100, नष्ट कितना होगा? 100 का 3/4, 100 का 3/4 काटो इसको, 75 होता है। 75 होता है, तो 100 माइनस क्या होगा? 75 यानी कि 100 का 3/4 लॉस हो गया, तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। ध्यान से समझना, नहीं लोग फंस जाएंगे इसमें। एक क्वेश्चन मतलब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अब नहीं सर, कंसेप्चुअल, अब यही ये- कंसेप्ट है। यानी कि कितने बच गया? 25। अब देखो बोलना मत, जब तू कहेगा बुझ गए तब समझेंगे, नहीं बुझा। अब 25 है बचा हुआ, अब 25 का 3/4 लॉस होने में कितना समय लगेगा? 5 साल। यानी कि अब 25 का 3/4 लॉस हो जाएंगे, कितना बचेंगे ये? चलो गुना भाग 25 दिया 25 18 25 दिया 75 तो करो गुना भाग करो। 25 चौका 100 100 बट्टा 125 25/4 कुछ होगा ऐसे 18। यानी कि 25 कितने हो जाएंगे ये? अरे वैसे भी समझो, वैसे भी 25 का 3/4 लॉस हो गया, तो 25 का 4 बचा भाग बचा ना, समझने वाली बात है। 25 का
3/4 भाग लॉस हो गया 5 साल में, तब 25 से कितना बटा 1/4 भाग बचा, हाँ। यानी कि कितना होगा भाग दे करके 25 में 6.25। इस प्रकार आगे ये बढ़ेंगे। बोलो क्वेश्चन में दम है? 6.25। है कुछ दम नहीं है। कंसेप्ट समझ जाओगे तो कुछ भी दम, कंसेप्ट मेन चीज है। बोलो शिवम, बन जाएगा ना? ऐसे एग्जाम बनना है क्वेश्चन, तब कैसे हाफ लाइफ ही आएंगे सिर्फ, हमारे सिलेबस हाफ लाइफ ये है। नहीं घूमा जाओ यहाँ से निकलो, फिर लिखा करो यहाँ से। दे दीजिए सर, लेकर चल जाएंगे जंगल में, पार्टी है चलेगा। जाओ नहीं लेकर, हम मना कर रहे हैं, जाओ नहीं लेकर। आपका है नहीं है मेरा, तब कल ले जाएंगे। अरे समझ में आया है? हटाओ यहाँ से, मैं कर रहा है। वो अपने PhD करके आया है। ये क्वेश्चन किसको दिक्कत है समझने में? नहीं समझ में आया है? हो गया तो यहाँ यहाँ तक तो भी नहीं रहे शांत यहाँ रहो। तक आया, यहाँ के बाद स्टॉप कहाँ करेंगे? है जितना- स्टॉप कहाँ करेंगे? क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा है। क्वेश्चन में कहा है कि 10 साल में कितना भाग बचेगा, मान लो तो 10 साल में 6.2 भाग बचेगा उसका। 15 साल का थे एक बार 10 साल कहाँ पूछा, 25 साल तो पूछा। वो 3/4 क्वेश्चन में कुछ कहा थे ना, मैंने ऐसे क्वेश्चन लिया। अब क्वेश्चन सुन लो, 10 साल में कितना बचेगा, गाइड ना है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में। सुनो क्या पूछा, 10 साल में कितना बचेगा? तो 10 साल में बचेगा 6.25, 5 10 साल में लॉस होकर के 100 साल कितना बचेगा हमारा? 6.25 25 सर बचेगा कितना? 6.25 इतना बचेगा। अब पूछेगा 10 साल में लॉस कितना होगा, दोनों में इसको माइनस इसको कर दो, तो उतने लॉस बाद उतने क्या होगा जो निकला। लॉस। अरे जितना बचा है, जबकि बचा कितना है तो शुरू में कितना 6.25 था? शुरू में कितना था, घटा तो वही तो लॉस हो गया ना। लॉस हो जी सर। पहले 100 टका था मेरे पास, 3 टका, कितना लॉस हुआ मेरा? 97 टका। अब समझ में आया? हैं? सबसे छोड़िए, आप क्वेश्चन लाएंगे हमारा जो समझ में नहीं होगा। हाँ नहीं खुद के ला पाइएगा, बन जाता सब कुछ। चला